हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रपॉन। चलिए आजकल हम लोग इंडियन पॉलिटी में कर रहे हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। पिछले वीडियो में हमने नेशनल इमरजेंसी के बारे में देखा। अब देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ इमरजेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम जनरली बोल देते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में लगाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन को जनरली हम बोल देते हैं, ऐसा बोला जाता है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। जो फ्रेज मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में उसे कहते हैं फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। मतलब राज्य में संविधान की मशीनरी काम नहीं कर रही है। अगर राज्य में संविधान की मशीनरी काम नहीं कर रही है तो हम 356 का इस्तेमाल करते हैं। देश में हालात ऐसे हो जाएं कि देश पे कुछ आपदा आ जाए, प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन वो कारण 3 ही बताए गए थे जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, तो लग जाती है राष्ट्रीय आपातकालीन। बट ये है स्टेट इमरजेंसी, जिसे कह देते हैं संविधान में फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। मतलब राज्य में संवैधानिक ढांचा ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खराब हो गई है, सरकार के पास मैंडेट नहीं है, सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। ऐसे कुछ भी हालात प्रिज्यूम कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट और राष्ट्रपति को आदेश देगी, एक तरीके से एडवाइस देगी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये लगती कैसे है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कैलकुलेशन बनाने के बाद, स्थिति को समझने के बाद राष्ट्रपति को एडवाइस करेगी कि आप 356 के इस प्रोक्लेमेशन पे साइन कर दीजिए। इस राज्य में हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, इस राज्य को अपने कंट्रोल में लेना कुछ समय के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना राज्य में हालात बिगड़ते जाएंगे। तो राष्ट्रपति साइन कर देंगे और तुरंत वो राज्य राष्ट्रपति मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगा। राष्ट्रपति शासन इसलिए कह देते हैं, आर्टिकल में लिखा हुआ है, अगर ऐसा है कि राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम नहीं कर रही है, अगर ऐसा लगता है तो राष्ट्रपति शैल टेक सम और ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट इन हिज नेम। क्योंकि ऐसा फ्रेज मेंशन्ड है कि राज्य की कुछ या सारी पावर्स अपने नाम पर ले लेंगे। जब कुछ या सारी पावर्स कहते हैं तो आप समझ लीजिए यहाँ पर जुडिशियल पावर नहीं आती। जुडिशियल तो बिल्कुल अलग पावर होती है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स राज्य की सेंटर के हाथ में आ सकती हैं। तो और ग्राउंड क्या है? ग्राउंड यही है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। राष्ट्रपति साइन कर देंगे। ये जो राष्ट्रपति का प्रोक्लेमेशन है ये जारी रहेगा 2 महीने तक, लेकिन 2 महीने में इसको लोकसभा राज्यसभा सिंपल मेजॉरिटी से पास करेंगे। याद रखना है, नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजॉरिटी है, यहाँ सिंपल है। मतलब 2 महीने तक तो राज्य को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अधीन रख सकती है, बस राष्ट्रपति के आदेश भर से ही रख सकती है। उससे आगे जाना है तो कम से कम लोकसभा राज्यसभा से पास कराना ज़रूरी है। पास हो जाएगा तो ये चलेगा 6 महीने, पास हो जाएगा तो चलेगा 6 महीने। 6 महीने के बाद फिर लगता है कि राज्य, या 6 महीने में पूरी कोशिश की जाएगी कि राज्य के हालात ठीक हो जाएं। अगर लगता है राज्य के हालात ठीक नहीं हैं तो 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, मतलब 6 महीने बाद अप्रूवल किया जाएगा। इस तरीके से 1 साल ये लगी रहेगी। 1 साल तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अनकंडीशनल राज्य को अपने कंट्रोल में रखने की परमिशन है। उनका सोचना भर सफिशिएंट है कि राज्य में हालात ठीक नहीं है। 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद अगर इसे आगे बढ़ाना है तो 4 बार और बढ़ा सकते हैं, मतलब 6-6 महीने के 4 एक्सटेंशन और ले सकते हैं। लेकिन ऐसा तब हो, इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। एक तो देश में लग गई हो नेशनल इमरजेंसी, मतलब राज्य में चल रहा हो राष्ट्रपति शासन, और साथ साथ देश में लग गई हो 352। और दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई कर दे कि वो राज्य में इलेक्शन कराने, राज्य में हालात ऐसे नहीं है कि इलेक्शन हो सके। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन का सर्टिफिकेट आ जाए कि राज्य में इलेक्शन संभव नहीं है और इमरजेंसी लग जाए, तो ये 2 साल और चल सकती है। मतलब टोटल इसका टेन्योर है वो 3 साल हो सकता है, लेकिन हर बार 6-6 महीने में। 2 साल, 1 साल तक तो अनकंडीशनल है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट का समझना भर सफिशिएंट है कि राज्य में हालात ठीक नहीं है। उससे आगे जाना है तो ये 2 कंडीशन मीट होनी जरूरी है। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीरियड ऑफ राष्ट्रपति शासन, इसे कहते हैं ऑर्डनरी पीरियड। मैक्सिमम 3 साल से आगे नहीं जाता है राष्ट्रपति शासन। 3 साल से आगे जाना है तो फिर संविधान में चेंज लाना होगा, अमेंडमेंट करना होगा और लिखना पड़ेगा इस राज्य के संदर्भ में ये चेंज किया गया है और ये इमरजेंसी 3 साल 6 महीने के लिए जा रही है। फिर चेंज लाना होगा, संविधान में अमेंडमेंट करना होगा, 4 साल जा रही है। अगर ये अमेंडमेंट नहीं करेंगे तो 3 साल से आगे नहीं जा सकती। 1 साल ऑर्डिनरीली, अगले 2 साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली। अगर राष्ट्रपति शासन राज्य में लग जाता है तो क्या होता है? एक तो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है, राज्य सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। राज्य सरकार बर्खास्त होगी और राज्य के सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर होंगे और राष्ट्रपति गवर्नर को आदेश जारी करते रहते। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट
मिनिस्ट्री ऑफ होम के थ्रू जो राज्य का गवर्नर होता है बहुत एक्टिव हो जाता है। इस समय समझ लीजिए सरकार का हेड गवर्नर हो जाता है, जितने भी ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, वो गवर्नर को रिपोर्ट करने लगती है। गवर्नर के पास सारे आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट वाया होम मिनिस्ट्री आते हैं और राज्य चला हुआ माना जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति के नाम पर चल रहा हो, राष्ट्रपति शासन कह देते हैं। राज्य सरकार तो है नहीं। जो राज्य की विधानसभा है वो या तो भंग कर दी जाएगी, विधानसभा या तो भंग कर दी जाएगी। भंग करने का मतलब है कि 6 महीने में इलेक्शन हो जाने चाहिए। मैंने आपको बताया था संविधान के अनुसार 2 सिटिंग का गैप कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। जैसे राष्ट्रपति को देखना है कि लोकसभा का अगर भंग हुई है तो 6 महीने में चुनाव हो जाने चाहिए, ऐसे गवर्नर को राज्य में देखना है कि अगर विधानसभा भंग हुई है तो 6 महीने में इलेक्शन हो जाने चाहिए। विधानसभा को या तो भंग कर देंगे तो 6 महीने में इलेक्शन होने ही होने हैं, या सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, इसका मतलब थोड़ा विधानसभा ठीक से काम नहीं कर रही है तो सरकार को बर्खास्त करते हैं। ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी और पार्टी की सरकार जो अच्छी सुशासन दे सके राज्य में, उसकी सरकार बना देते हैं। विधानसभा तो लोगों ने 5 साल के लिए चुनी थी, उसे क्यों भंग करें। ऐसे में विधानसभा को डाल दिया जाता है सस्पेंडेड एनिमेशन में। सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब होता है एमएलए हैं लेकिन वो कानून नहीं बना सकते। यहाँ तो एमएलए है ही नहीं, विधानसभा ही भंग हो गई तो इलेक्शन कराने ही पड़ेंगे। सस्पेंडेड का मतलब होता है कि ये इसे वापस रीस्टार्ट कर सकते हैं। अभी कुछ समय के लिए हमने सस्पेंशन में डाल दी है, मतलब इनकी लॉ मेकिंग पावर खत्म हो गई है, लेकिन ये रीएक्टिवेट हो सकते हैं। तो यूजुअली इलेक्शन टालने हो, क्योंकि अभी तो 1 ही साल बाद ऐसा लगने लगा है सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, 4 साल तो बचे हैं, क्यों विधानसभा के इलेक्शन कराए जाएं। ऐसा करते हैं, कुछ समय के लिए विधानसभा को सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल देते हैं। और जब विधानसभा एनिमेशन में, इसका मतलब वो लॉ नहीं बना सकती, इसका मतलब स्टेट लॉ लिस्ट पर सारे लॉ पार्लियामेंट बनाएगी। इसका मतलब उस समय के लिए स्टेट लिस्ट पर कोई भी लॉ बनना है राज्य के लिए तो वो पार्लियामेंट बनाएगी। पार्लियामेंट क्या करती है, एक जनरल आदेश पारित कर देती है, लॉ पारित कर देती है, जिसमें ये परमिशन दे देती है इस राज्य के लिए राष्ट्रपति समय समय पर आदेश पारित करते रहेंगे। उन्हें हम प्रेसिडेंशियल एक्ट्स कह देते हैं। मतलब पार्लियामेंट खुद जिम्मेदारी ना लेकर क्या करती है, एक जनरल परमिशन दे देती है। ये राज्य जब तक राष्ट्रपति शासन में है, इसके लिए जो भी लॉ बनाना है वो राष्ट्रपति बना सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास पावर आ जाती है, तो राष्ट्रपति उस समय लॉ बना देते हैं, या पार्लियामेंट खुद भी बना सकती है। तो उस समय स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास जनरली आ जाता है, जो राष्ट्रपति को वो दे सकते हैं। तो भंग नहीं करते हैं, तो सस्पेंड एनिमेशन डाल देते हैं। और उसके बाद लगता है कि हाँ किसी और पार्टी की सरकार बन सकती है तो सरकार बना देते हैं, इलेक्शन से बच जाते हैं तो, और सरकार को बर्खास्त कर देते हैं। फंडामेंटल राइट्स पर कोई असर नहीं पड़ता है राष्ट्रपति शासन का। इस तरीके से राज्यों में लग जाता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला था, इट शुड रिमेन अ डेड लेटर। उन्होंने बोला था, ये आर्टिकल को देख के लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे राज्य को अपने कंट्रोल में ले लेगी, उसको सोचना भर है कि राज्य ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा था वैसे ये हम इसलिए डाल रहे हैं संविधान में कि ऐसे हालात आ भी सकते हैं कि राज्य ठीक से काम ना करे। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य को ठीक करने के लिए अपने हाथ में ले ले, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये कभी इस्तेमाल ना हो। आर्टिकल 356 शुड रिमेन अ डेड लेटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में बोला था। आर्टिकल 356 के लिए ये डेड लेटर की तरह पढ़ा रहे, तो इसमें कोई भी ये कभी भी इस्तेमाल ना हो। लेकिन ये आर्टिकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, 100 बार से ज़्यादा ये इस्तेमाल हो चुका है, और बहुत सारे राज्यों पर बार बार, कई बार बेवजह, अक्सर बेवजह लगा दिया गया राष्ट्रपति शासन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब है जो सरकार ने आदेश पारित किया है वो जुडिशली रिव्यू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जुडिशली रिव्यू हो सकता है, जुडिशल रिव्यू अलाउड है इसमें। मतलब सरकार का आदेश, राष्ट्रपति का आदेश कोर्ट में चैलेंज कर सकती है वो सरकार जिसको बर्खास्त किया गया है। अगर कोर्ट को लगता है कि यह आदेश गलत पास किया गया है, राज्य में ऐसे बिल्कुल हालात नहीं है कि राज्य की व्यवस्था खराब हो चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश को खारिज भी कर देता है। 2016 में अरुणाचल प्रदेश का था, उत्तराखंड का आदेश था जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो राष्ट्रपति शासन का आदेश जुडिशली रिव्यूएबल हो सकता है, नेशनल इमरजेंसी का आदेश भी जुडिशल रिव्यूएबल हो सकता है। तो जुडिशल रिव्यू इस पर अवेलेबल होता है। ये कहलाता है राष्ट्रपति शासन। 356 में राज्य में हालात सेंटर के हाथ में आ जाते हैं।
ये तो हो गया कि राज्य में हालात ठीक नहीं है, लेकिन एक तरीका और होता है, जब राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, ऐसे में राज्य में व्यवस्था तो ठीक है, कोई कानून, रूल ऑफ लॉ वगैरह सब सही है, लेकिन मान लीजिए राज्य में चुनाव हुए हो और किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिला हो, हंग विधानसभा आई है, मतलब किसी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, डेफिनेट मेजॉरिटी नहीं है, ऐसे में क्या होगा, जब तक सरकार तब तक नहीं बनेगी जब तक किसी के पास डेफिनेट मेजॉरिटी नहीं होगी। ऐसे में क्या करते हैं, सरकार सेंटर में लगा देती, राज्य में लगा देती राष्ट्रपति शासन, और कोशिश करती है कि कोई दो ग्रुप मिलकर, दो पार्टियां मिलकर सरकार बना लें, तब तक वो राज्य रहता है राष्ट्रपति शासन में। तो इसका मतलब एक तरीका ये भी है कि राज्य में इलेक्शन के बाद अगर कोई पार्टी गवर्नमेंट बनाने में सक्षम नहीं है, ऐसे में भी राज्य को ले लेते हैं राष्ट्रपति शासन में और कोशिश करते हैं कि दो तीन पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बना लें। जब लगता है कि कोई भी पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकती, तब उस राज्य में चुनाव दोबारा ही कराने पड़ जाएंगे और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये कहलाता है प्रेसिडेंट रूल। और थर्ड इमरजेंसी होती है वित्तीय आपातकालीन, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो लगती है 360 में, आर्टिकल 360 में। राष्ट्रपति का प्रोक्लेमेशन से लगाई जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको आदेश देती है, एडवाइस करती है कि देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत गड़बड़ है, फाइनेंशियली अनस्टेबल है देश के हालात, आर्थिक हालात खराब हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट होते जा रहे हैं, फूड ग्रेन्स भी हमारे पास नहीं है, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, ऐसे में शायद बहुत दिन तक हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ऐसे में तुरंत देश में राष्ट्रीय आपातकालीन लगा दी जाए। तो जो आर्थिक हालात खराब होने लगे, ऐसे में लगाई जा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति को बताएगी, राष्ट्रपति आदेश पारित कर देंगे, वो आदेश 2 महीने के अंदर सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाना ज़रूरी होता है। लोकसभा राज्यसभा में मतलब 2 महीने तक तो राष्ट्रपति के आदेश पे ही चलती रहेगी, लेकिन 2 महीने से आगे जानी है तो ये लोकसभा राज्यसभा से सिंपल मेजॉरिटी से पास कराई जाती है, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक रिवोक नहीं होगी, अनटिल रिवोक। जब तक राष्ट्रपति इसे रिवोक नहीं कर देंगे तब तक चलती रहेगी। इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं बताई गई है। एक बार पारित होने के बाद ये तब तक चलती रहेगी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति के द्वारा इसे रिवोक नहीं करा देती। आर्थिक हालात खराब हो तो 360 लगाया जा सकता है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये होता है कि राज्यों को जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन की एडवाइस पर राज्यों को पैसा बांटती है, फंड्स देती है। हो सकता है ऐसे में राज्यों के पास फंड्स जाने बंद हो जाएं, मतलब फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स में बी सस्पेंडेड, विल बी सस्पेंडेड नहीं कह रहा हूँ, सस्पेंड हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो राज्यों को पैसा इस समय ना दे, पूरी कोशिश करेगी कि पैसा वहाँ लगा दे जहाँ से देश को खराब आर्थिक हालातों से बाहर लाया जा सके। सैलरीज वगैरह भी कम हो सकती हैं। राज्य में गवर्नर को आदेश हो सकता है कि आप राज्य के ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर की सैलरी कम हो सकती है। सेंटर में भी ऐसा हो सकता है कि सबकी सैलरीज कम की जा सकती हैं। पूरी कोशिश, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे पावर्स आ जाती हैं। ऐसे में वो इस तरीके से पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे राज्य में, देश में आर्थिक व्यवस्था ठीक हो सके। ये भी हो सकता है कि राज्यों के जो मनी बिल वगैरह होते हैं वो पार्लियामेंट के पास आए, उन्हें पार्लियामेंट ओके करेगी। कहने का मतलब है फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय राज्यों का बजट कैसे बनेगा, इसके बारे में डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है। ऑन द होल एफर्ट इज टू समहाउ ब्रिंग कंट्री आउट ऑफ फाइनेंशियल ट्रबल सो दैट थिंग्स कैन इम्प्रूव एज अर्ली एज पॉसिबल। लग सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आज तक नहीं लगी है। 360 हैज़ नेवर बीन यूज्ड, 360 नहीं लगा है। 1991 में बहुत ज़्यादा आर्थिक हालात खराब थे देश के, उस समय भी नहीं लगाई गई थी। तब नया फॉर्मूला ही आ गया था, राव मनमोहन मॉडल ऑफ इकोनॉमी इस्तेमाल हो गया था, जहाँ पर लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आ गई थी। सरकार ने जो टिपिकल सोशलिस्टिक पॉलिसीज़ थी, जहाँ सरकार सब कुछ करे, उससे अपने आप को पीछे खींचा और प्राइवेट सेक्टर को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया, और बाहर से भी जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उनको भी भारत में आमंत्रित किया, हालात पैदा किए ताकि बाहर के देश भारत में पैसा लगाएं। इंटरनली भी प्राइवेट सेक्टर को बहुत प्रोत्साहित किया गया। उस समय भी नहीं लगी थी 360, और उसके बाद जो है 1991 के बाद तो फिर हालात ठीक होने लगे और आर्थिक भारत के हालात काफ़ी इम्प्रूव होने लगे थे आफ्टर 1991, द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर एंड मनमोहन सिंह वाज फाइनेंस मिनिस्टर, तो कहलाता है राव मनमोहन मॉडल। उससे पहले का मॉडल कहलाता है नेहरू महल नोबिस मॉडल, जो सोशलिस्टिक पैटर्न पे होता है।
नेहरू और जो पीसी महलनोबिस होते थे उनके बेस पे चलता है, जिसमें ये था कि सरकार ही सब कुछ करे, प्राइवेट सेक्टर का रोल कम होना चाहिए, सरकार ही सभी को वेलफेयर कर सकती है। वो थॉट चेंज हुआ, प्राइवेट कंपनियों का रोल बढ़ता चला गया। तो ये 3 तरह की इमरजेंसी संविधान के पार्ट 18 में होती है, आर्टिकल 352 से 360। चलिए, इमरजेंसी की बारीकियां मैंने आपको समझा दी हैं, बहुत डिटेल में तो नहीं बताया बट काफ़ी कुछ बता दिया आपको समझाने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।